मैं डॉक्टर राजीव रंजन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, देवघर कॉलेज, देवघर। आज दुनिया के सामने आर्थिक चुनौतियों का जाल बिछ चुका है। आज न केवल भारत ही बल्कि पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के चपेट में आ चुका है और हमारा एक एक पल मौत के साए में गुजर रहा है। ऐसे में हम सबों के सामने एक बड़ी चुनौती है। वह यह है कि इस वैश्विक महामारी में हम अपने आप को कैसे सही तरीके से अपने को, अपने परिवार को, अपनी व्यवस्था को, अपनी अर्थव्यवस्था को, चाहे व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर या राजनीतिक तौर पर, इस देश की व्यवस्था को संचालित करने की जिम्मेवारी हमारी जिम्मे है। ऐसे में मुझे लगा कि कुछ प्रासंगिक विषयों पर हम सब चर्चा करें। आज मैं अर्थशास्त्र पर चर्चा करने के लिए आपके बीच मौजूद हूँ। वह शास्त्र जिसके बिना हमारा और आपका एक पल भी गुजरना मुश्किल है। इस वैश्विक महामारी ने भले हम सबों को घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया हो, पर उस अर्थव्यवस्था ने ही मुझे घर में भी सुरक्षित रखने का अवसर प्रदान किया है और यही कारण है कि हम सबों को अर्थशास्त्र, अपनी अर्थव्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, यानी देश और दुनिया के अंदर जितनी सारी व्यवस्थाएं संचालित हो रही है, उन सबों के मूल में अर्थव्यवस्था है। तो क्यों नहीं हम अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करें। यह व्यवस्था, इसका मूल क्या है। मैं सिलसिलेवार तरीके से अर्थशास्त्र को आपके समक्ष लाने का प्रयास करूंगा। आज मैं केवल अर्थशास्त्र के विषय में 3 प्रमुख विषयों पर चर्चा करूंगा। पहला, भारत में अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। दूसरा, पाश्चात्य देशों में अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई। और तीसरा, आधुनिक अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई। अर्थात प्राचीन अर्थशास्त्र, पाश्चात्य अर्थशास्त्र और आधुनिक अर्थशास्त्र। तो पाश्चात्य अर्थशास्त्र, आधुनिक अर्थशास्त्र के पहले भारत में अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई। कहते हैं कि आज से 2300 वर्ष पहले आचार्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र अर्थात अर्थ का शास्त्र। अर्थ मतलब हम लोग समझते हैं धन, संपदा, और शास्त्र स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट कहते हैं कि शास्त्र शब्द जिस शब्द के अंत में जुड़ता है, वह उसके बारे में संपूर्ण और विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करता है। डिटेल्स एंड होल इंफॉर्मेशन। तो अर्थ और शास्त्र। वैसे तो अर्थशास्त्र की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से मानी जाती है। अर्थ अर्थात धन और शास्त्र अर्थात अध्ययन। तो धन का अध्ययन जहाँ किया जाता है वह अर्थशास्त्र है। तो मैं प्राचीन अर्थशास्त्र की चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए यह यहाँ समझना बहुत आवश्यक है कि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति प्राचीन काल में किस तरह से हुई, इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसकी मौलिकता क्या है, यह आज देश और दुनिया के अंदर क्यों प्रासंगिक है, हमारा और आपका जीवन अर्थशास्त्र पर क्यों आधारित है, हम इसके बिना एक पल भी क्यों नहीं चल सकते हैं। चूँकि
इसकी विस्तृत चर्चा करना ही हमारा उद्देश्य है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि अर्थशास्त्र बहुत ही प्राचीन विधा है। प्राचीन काल में 4 उपवेद बनाए गए थे, जिसमें अर्थवेद भी एक उपवेद है, और अब यह उपलब्ध नहीं है। विष्णु पुराण में भी भारत के प्राचीन तथा प्रधान 18 विधाओं में अर्थशास्त्र भी परिगणित है, और उन 18 प्रमुख विधाओं में अर्थशास्त्र प्रचलित होने के कारण आज पूरी दुनिया के अंदर अर्थशास्त्र की उत्पत्ति को लेकर जब चर्चाएं होती है तो उसमें भारत का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। आचार्य कौटिल्य का अर्थशास्त्र अब उपलब्ध है। वैसे तो अर्थशास्त्र के प्रथम आचार्य बृहस्पति हुए और उनका अर्थशास्त्र सूत्रों के रूप में उपलब्ध है, लेकिन कौटिल्य का अर्थशास्त्र ही एक क्रमबद्ध अर्थशास्त्र है जो अब भी उपलब्ध है, और वही अर्थशास्त्र का मूल है। पंडितों का मानना है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र आज से 2300 वर्ष पुराना है, और उस अर्थशास्त्र में न केवल अर्थव्यवस्था की, अर्थशास्त्र की, बल्कि न्यायालयों की स्थापना, विवाह संबंधी नियम, दाय भाग शत्रुओं पर चढ़ाई के तरीके, किलाबंदी, संधियों के भेद, व्यूह रचना इत्यादि बातों का विस्तार पूर्वक चर्चा उसमें किया गया है। प्रमाणतः इस ग्रंथ की हम लोग बात करें तो कितनी बातें अर्थशास्त्र के आधुनिक काल में निर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर है, जो अब अर्थशास्त्र में नहीं दिखता है। उसमें राजनीति, दंड नीति, समाजशास्त्र, नीति शास्त्र आदि ऐसे कई प्रमुख विषय हैं जो वर्तमान अर्थशास्त्र में हम सबों को दिखाई नहीं पड़ता है। भारतीय संस्कृति में भी 4 पुरुषार्थ की चर्चा है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थात भारतीय संस्कृति में भी अर्थ की चर्चा है। जैन धर्म में भी अपरिग्रह की चर्चा बड़ी प्रमुखता से की गई है, जिसका अर्थ है कि अधिक धन संग्रह नहीं करना। भर्तृहरि ने भी कहा कि सर्वे गुणा कांचनम आश्रंते, अर्थात सभी गुणों का आधार स्वर्ण ही है। चाणक्य सूत्र में भी इसकी चर्चा है। चाणक्य सूत्र में कहा गया है, अर्थ सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रियजय, इंद्रियजयस्य मूलम विनय, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा। अर्थात क्या है? सुख का मूल है धर्म, धर्म का मूल है अर्थ, अर्थ का मूल है राज, राज का मूल है इंद्रियों पर विजय, इंद्रिय जय का मूल है विनय, और विनय का मूल है वृद्धोपसेवा, यानी वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करना। आप थोड़ा इधर हम लोग पाश्चात्य अर्थशास्त्र की बात करते हैं। अर्थशास्त्र का जो वर्तमान रूप है उसका विकास पाश्चात्य देशों में, इंग्लैंड में हुआ। एडम स्मिथ वर्तमान अर्थशास्त्र के जन्मदाता माने जाते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक राष्ट्रों की संपदा, राष्ट्रों की संपत्ति, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक ग्रंथ लिखा। 1776 ईस्वी में उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस नामक ग्रंथ लिखा।
इसमें उन्होंने बताया कि प्रत्येक देश का अर्थशास्त्र का उद्देश्य उस देश की संपत्ति और शक्ति को बढ़ाना है। चाहे वह कोई भी राष्ट्र हो, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, उसकी संपत्ति और शक्ति को बढ़ाना। प्राचीन अर्थशास्त्र में भी अर्थशास्त्र के उद्देश्य के बारे में कहा है कि अर्थशास्त्र तो वह है जो विश्व कल्याण की बात सोचता है। अर्थशास्त्र का उद्देश्य विश्व कल्याण है और ध्येय अंतर्राष्ट्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और दुनिया को शांतिपूर्ण तरीके से विकास के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य ही अर्थशास्त्र का उद्देश्य है। यह संभव है कि अर्थशास्त्र के माध्यम से, अर्थशास्त्र को पढ़ करके कोई व्यक्ति या राष्ट्र अत्यधिक धन अर्जित कर ले और धन की चिंता में वह दूसरे व्यक्तियों या राष्ट्रों का शोषण करना प्रारंभ कर दे, परंतु यह अर्थशास्त्र की दृष्टि से उचित नहीं है। आज दुनिया के लोगों के सामने जो मौलिक उद्देश्य हुआ करता है, उससे हम थोड़ा भटक गए हैं। अर्थशास्त्र सत्य की खोज के द्वारा विश्व के विकास को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। आज हमारे जैसे छात्र छात्राओं के सामने मौलिक उद्देश्यों से खुद को भटकाव की तरफ प्रेरित किया जा रहा है। आज हमारा उद्देश्य बदल गया। आज हमारे सामने, छात्रों के सामने, छात्राओं के सामने सिर्फ एक ही उद्देश्य रह गया, हाउ टू अर्न मनी, ओनली वन पर्पस। शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं था। शिक्षा का उद्देश्य था सत्य की खोज करना। सत्य की खोज द्वारा दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर शांति की स्थापना करना। खैर, ये बातें अलग हैं। मैं पाश्चात्य अर्थशास्त्र की बात आपसे कर रहा था। उसके बाद माल्थस ने वेल्थ ऑफ नेशंस लाया। फिर उसके बाद माल्थस, रिकार्डो, जेवेंस, कार्ल मार्क्स, सिजविक, मार्शल, वाकर, टॉसिंग और रॉबिन्स अर्थशास्त्र संबंधी विषयों पर बहुत सारी सुंदर रचनाएं की, परंतु अर्थशास्त्र को एक निश्चित रूप देने का श्रेय प्रोफेसर मार्शल को जाता है। इसलिए कि प्रोफेसर रॉबिन्स मार्शल से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कई विषयों पर मतभेद रहा। पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में या अर्थशास्त्र के क्षेत्र के संबंध में 3 निश्चित दल धरातल पर दिखाई पड़ते हैं। वह है, पहला, प्रोफेसर रॉबिन्स का, जो अर्थशास्त्र को केवल विज्ञान मानकर यह स्वीकार करता है कि अर्थशास्त्र में ऐसी बातों पर विचार किया जाए जिनके द्वारा आर्थिक सुधारों के लिए मार्गदर्शन हो। दूसरे दल प्रोफेसर मार्शल का है, जो अर्थशास्त्र को विज्ञान मानते हुए भी यह स्वीकार करता है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय मनुष्य है और उसकी उन्नति के लिए जिन जिन बातों की आवश्यकता है उन सब का विचार अर्थशास्त्र में किया जाना चाहिए। परंतु इस दल के अर्थशास्त्री राजनीतिक अर्थशास्त्र को अलग रखना चाहते हैं। तीसरा दल है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स के समान समाजवादियों का, जो उनके विचार से, कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रेरित हुए ऐसे समाजवादी अर्थशास्त्रियों का, जो मनुष्य के श्रम को ही उत्पत्ति का साधन मानते हैं। उनके अनुसार पूंजीपतियों तथा जमींदारों का नाश करके मजदूरों का उन्नति होना चाहिए। वह मजदूरों का राज भी चाहता था। तीनों दलों के
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बहुत मतभेद रहे। इतने मतभेद हुए कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री बारबारा बूटन ने कहा कि जब आपस में 6 अर्थशास्त्री मिलते हैं तो 7 मत होता है, क्योंकि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्रियों के अलग अलग विचार, एक ही विषय पर अलग अलग विचार रहे और मतांतर इतना अधिक रहा कि बारबारा बूटन को मजबूर होकर यह कहना पड़ा कि जब आपस में 6 अर्थशास्त्री मिलते हैं तो 7 मत हो जाता है। मैं आपको आधुनिक अर्थशास्त्र की बात करता हूँ। आधुनिक अर्थशास्त्र क्या है? आधुनिक अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका, सोवियत रूस और अन्य देशों के बीच शीत युद्ध छिड़ गया। यह कोई युद्ध नहीं था, परंतु इससे विश्व 2 भागों में बंट गया। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका, इंग्लैंड, सोवियत रूस, जर्मनी, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, स्पेन एक तरफ थे। ये सभी देश लोकतांत्रिक थे और यहाँ पर खुली अर्थव्यवस्था की नीति अपनाया गया। लोगों को व्यापार करने की खुली छूट थी, शेयर बाजार में पैसा लगाने की छूट थी, नए नए अनुसंधान के लिए लोग प्रेरित होते थे। इन देशों में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां भी आई और इन कंपनियों ने नए नए अनुसंधान किए। विश्वविद्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, उद्योग, बैंक इत्यादि सभी क्षेत्रों में अलग अलग अनुसंधान किए और इसके कारण धीरे धीरे इतनी तेजी से तरक्की हुई। ये सभी देश एक दूसरे से व्यापार को बढ़ावा देने की नीति को स्वीकारते थे और 1945 के बाद से इन सभी देशों ने काफ़ी तेजी से तरक्की की। दूसरी तरफ रूस, चीन, म्यांमार, पूर्वी जर्मनी सहित कई और देश थे जहाँ पर समाजवाद की अर्थनीति अपनाई गई। यहाँ पर अधिकांश उद्योगों का कड़ा सरकारी नियंत्रण होता था, उद्योगों पर बड़ा नियंत्रण रहता था। उद्योग से होने वाले लाभ पर सरकार का अधिकार होता था, अर्थात वह स्वतंत्र नहीं था। स्वतंत्र नहीं होने के कारण उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और इस वजह से पूरी दुनिया दूसरे देशों के, लोकतांत्रिक देशों के साथ बहुत कम व्यापार करने लगे। यानी व्यापार करने के लिए वो खुद को व्यवस्थित या यूँ कहें कि सुविधाजनक महसूस नहीं कर रहे थे। उनका व्यापार करने का जो तरीका था वह सहयोगात्मक नहीं था। इस वजह से अन्य दूसरे देश जो लोकतांत्रिक देशों के साथ व्यापार में दिलचस्पी ले रहे थे, ये भी धीरे धीरे हटने लगे। इस तरह की अर्थनीति के कारण यहाँ के उद्योगों के बीच अत्यधिक प्रतिस्पर्धा होने लगी। आम लोगों को भी लाभ कमाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा था। 3 अक्टूबर 1990 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का विलय हुआ। संयुक्त जर्मनी में प्रगतिशील पश्चिमी जर्मनी की तरह खुली अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को अपनाया। इसके बाद 1991 में सोवियत रूस में का विखंडन हुआ और रूस सहित 15 देशों का जन्म हुआ। रूस ने भी समाजवाद को छोड़कर खुली अर्थव्यवस्था अपनाया। मैं आपको बता दूं कि ओपन इकोनॉमी
वैसे तो हम जब अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो वहाँ 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था की चर्चा है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है? वहाँ के व्यवस्था पर पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है? समाज को ध्यान में रख करके वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का निर्धारण समाज का ध्यान में रख कर करना पड़ता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये दोनों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है, अर्थात समाजवाद और पूंजीवाद दोनों का सम्मिश्रण ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मैं खुली अर्थव्यवस्था की बात कर रहा था। खुली अर्थव्यवस्था में क्या हुआ? चीन ने समाजवाद को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। 1970 में, या यूँ कहें कि 1970 के अंत में उदार नीतियों को अपनाया और अगले 3 वर्ष में बहुत उन्नति की। चेकोस्लोवाकिया भी समाजवादी था। 1 जनवरी 1993 को इसका चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया में विखंडन हुआ और इन देशों ने समाजवाद को छोड़ के लोकतंत्र और खुली अर्थव्यवस्था को अपनाने का निर्णय लिया, क्योंकि अब इन्हें यह समझ में आने लगा था कि जब तक खुली अर्थव्यवस्था को नहीं अपनाएंगे तब तक हमारा अर्थव्यवस्था खतरे में रहेगा। इसलिए मैं केवल अर्थशास्त्र के बारे में शुरुआती चर्चा के दृष्टि से आज आपके बीच कुछ विषयों को लेकर आया। अगले वीडियोज में मैं आपको सिलसिलेवार देश और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को लाने का प्रयास करूंगा। किस तरह से हमारा जीवन अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, कैसे हमने आर्थिक उन्नति की, कैसे हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, कैसे हम सबों को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगना है, किस तरह के दृष्टिकोण हमारे जीवन में कारगर हो सकते हैं। ऐसे विषयों को लेकर के, इसको केवल पठन पाठन करने वाले लोगों के लिए यह जरूरी नहीं है। देश और दुनिया के अंदर, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, व्यक्तिगत जीवन में हो, सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों या गैर सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हों, छात्र हों, शिक्षक हों, बुद्धिजीवी हों, व्यवसायी हों, किसान हों, मजदूर हों, सभी वर्गों के लिए यह एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी मौलिक विषय की चर्चा है जिसको हम सबों को लाभान्वित करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियोज में मैं आपको मिलूँगा। नमस्कार।